हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो तो है ही, लेकिन आपको एक और चीज बता दे कि आज ये जो लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 जो है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। यानी इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, ये हो जाएगा खत्म। एंड उसी के साथ हमारा ये जो मैथ्स 1 का पूरा जो सिलेबस है दोस्तों आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए अलजेब्रा का, वो हो जाएगा टोटली कंप्लीट। तो अलजेब्रा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, तो आगे के जब भी लेक्चर्स आएंगे वो ज्योमेट्री के ऊपर आएंगे और उसको भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। तो आपका पूरा का पूरा मैथ्स जो है खत्म हो जाएगा। साइंस भी ऑलमोस्ट 60-70% ऑलमोस्ट खत्म होने आया है ये, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम लेक्चर वीडियो जब भी साइंस के लेक्चर वीडियो होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है, इसमें हमें एक आखिरी टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है दोस्तों पाई डायग्राम। ठीक है, तो पाई डायग्राम क्या होता है, इसके पहले आपने देखा होगा दोस्तों, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लाइक हिस्टोग्राम भी पढ़ लिया था। एंड दोस्तों यहाँ पे मीन मीडियन मोड जितने भी चीजें थे वो सब हमने कवर किए थे। तो आज हमारा आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम होता क्या है, आपने सभी ने देखा होगा दोस्तों, एक चार्ट होता है पाई चार्ट जैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक सर्कल होता है और उसमें कुछ एंगल्स पे क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें बने होते हैं। ठीक है ना, अगर मैं आपको एक थोड़ा सा लाइक बताने की कोशिश करूं, लेट सपोज ऐसा है कि यहाँ पे कुछ एंगल दिया हुआ है, लेट सपोज 36 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 48 दिया हुआ है, यहाँ पे 68 दिया है समझ लो, ये आपको दिया हुआ है समझ लो 70, ये आपको दिया हुआ है 60। तो ये पूरा मिला के, पहली बात तो ये सर्कल है ना, जितने भी एंगल्स इसके अंदर बनते होंगे ये टोटल कितने बनते होंगे, 360 डिग्री। करेक्ट है, ये चीज तो आपको पता ही है कि देयर आर Whenever we form पाई चार्ट, तो पाई चार्ट सर्कुलर बनता है, यानी कि जितने भी एंगल्स होंगे वो 360 डिग्री के एंगल बनते हैं। ये तो सबको पता है, क्लियर सी बात है यहाँ पे। और एक चीज होता है कि ये पाई चार्ट का कुछ मीनिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे 36 डिग्री दिया है, यानी कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया बुक, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने PDF समझ लो, यहाँ पे वर्ड लिख दिया, यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया, तो समझ लो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि 36 डिग्री पे मतलब जितना भी उसका परसेंटेज आएगा, तो ये इतना बुक है, इतना PDF है, इतना वर्ड है। तो ये पाई चार्ट या फिर पाई डायग्राम हमें इस बात का सबूत देता है। और एक चीज होता है इसमें सेंट्रल एंगल, यानी कि ये जो एंगल आपको 36 मैंने लिखा है, 48 लिखा है, 68 लिखा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। तो ये जो सेंट्रल एंगल होता है ना, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है और यही मेन चीज है हमारे पाई डायग्राम में। आपको मैं दो टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, एक तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, चार्ट दिया रहेगा और उसके हेल्प से आपको पाई डायग्राम बनाना होगा, और एक आपको डायरेक्टली पाई डायग्राम दिया होगा और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो दो टाइप के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आज। तो सेंट्रल एंगल को थीटा हम लोग बोलते हैं, तो थीटा का एक फॉर्मूला होता है, आपको हमेशा याद रखना है। तो सेंट्रल एंगल थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट रहेगा, यानी जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसमें नंबर ऑफ स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, जो भी टोटल नंबर दिया रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। अब स्कोर्स मतलब कुछ भी हो सकता है, स्कोर्स मतलब कोई इंसान हो सकता है, स्कोर्स मतलब कुछ प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, सामान, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि एंगल हमारा 360 के हिसाब से बनता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर सेंट्रल एंगल, फॉर कैलकुलेटिंग द थीटा। थीटा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है। एक बार आप जब ये इसको कैलकुलेट कर लोगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आप जो है कोई भी पाई चार्ट को बना सकते हो। तो वो किस प्रकार बनाएंगे, तो चलते हैं सीधा सीधा हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6.6, आखिरी प्रैक्टिस सेट ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस मैथ्स 1 यानी कि अलजेब्रा का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही मजेदार चीज है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे इस चीज को पढ़ने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, और हमेशा आपको पता ही है हम जो प्रैक्टिस सेट का हेडिंग डालते हैं रेड मार्कर से डालते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6.6। ठीक है, क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.6। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट 6.6 की। तो सबसे पहला जो आप देखोगे क्वेश्चन जो आपको नजर आएगा, एक आपको चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ पर्संस का, एंड यहाँ पे आपको कुछ एज ग्रुप वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी पर्सन है उसके एज ग्रुप दिया है, और साथ में उसके नंबर ऑफ पर्संस के नंबर, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एक्चुअली, वो आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे ये पहला टाइप का क्वेश्चन ये है कि आपको सीधा सीधा एक चार्ट के माध्यम से, आपको एक टेबल जैसा चार्ट के माध्यम से दिया रहेगा। क्वेश्चन में लिखाता नहीं हूं, आप अपने बुक से देख सकते हो दोस्तों। हेडिंग डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 6.6 का। तो यहाँ पे आप कॉलम देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्संस दिए हुए हैं। तो वो आपको किस तरह लिखना है, सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है। सबसे पहले आप बनाओगे एज ग्रुप का कॉलम, एज ग्रुप का एक कॉलम बना देना। ठीक है ना, एज ग्रुप का कॉलम जैसे आप बना लोगे, उसके बाद आपको नंबर ऑफ पर्संस जो भी होंगे उसमें, नंबर ऑफ पर्संस जो होंगे
वो उसका एक कॉलम बना देना है, और लास्ट में आपको एक कॉलम बनाना है दोस्तों, जो कि है आपका सेंट्रल एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा। ठीक है, थीटा जिसको बोलते हैं, उसका एक कॉलम बना देना है। ठीक है, तो ये आपका 3 कॉलम बन जाएंगे। अब आपको जो भी वैल्यूज दिए हुए वो डाल दो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एज ग्रुप कितना से कितना दिया हुआ है। सबसे पहले एज ग्रुप दिया हुआ है 20 से लेके 25, ये पहला एज ग्रुप है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे 25 से लेके 30, उसके बाद दिया हुआ है 30 से लेके 35, उसके बाद दिया है 35 से लेके 40। ये 4 आपको एज ग्रुप जो है दिया हुआ है, और लास्ट में एक लाइन ऐसा खींच दो ताकि टोटल आप लिख पाओ यहाँ पे, दैट इज टोटल। ठीक है, यहां पे आप क्या लिख पाओ, टोटल लिख पाओ। ठीक है, अब यहां पे सोचने वाली बात है, नंबर ऑफ पर्सन आपके दिया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन में चार्ट में दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ पर्सन लिख लो सीधा सीधा, दैट इज 80, 60, और नेक्स्ट 35 एंड 25, 35 एंड 25, ये इतना, ये चीज हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आपको करना क्या हुआ, इसमें करना ये है, सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि हमने अभी अभी देखा, दैट इज जो भी आपका स्कोर था अपॉन टोटल स्कोर मल्टीप्लाई बाय 360। तो यहां पे स्कोर कितना है, 80 है। ठीक है, 80, और इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अपॉन टोटल स्कोर। तो टोटल स्कोर कितना होगा, सबसे पहले टोटल स्कोर निकालना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करो, एक पहले लिख लेना चाहिए, इसको मैं पहले लिखना चाहूंगा। ठीक है, ये जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, इसको आप पहले, ये टेबल बनाने के पहले लिख दो, दैट इज टोटल। तो टोटल आप देखोगे तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है ना, वो पहले ही आप निकाल लो। कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन, 80 + 60, ऐसा भी लिख सकते हो आप, 80 + 60 + 35 + 25, जो कि आपका हो जाएगा 200, यानी कि 200 टोटल पर्सन है, तो यहां पे 200 डायरेक्टली आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी यहां पे सेंट्रल एंगल निकालने के लिए ये रहेंगे, तो आपको नंबर ऑफ पर्सन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन, फॉर्मूला वही होता है ना, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज पर्सन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन इंटू 360। ठीक है, निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और एक्सपांड कर देता हूं मैं, ताकि आप आंसर लिख पाओ। ठीक है, यहां पे ये इस तरह से थोड़ा मैंने एक्सपांड कर दिया। ठीक है, तो यहां पे आप आंसर भी लिख पाओगे साथ में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये जीरो कैंसल। ठीक है, और इसका एक जीरो कैंसल, तो बचेगा 218, 18 8 जा, यहाँ पे लगभग आपका जो एंगल आ जाएगा वो हो जाएगा 144 डिग्री। ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी निकाला है, बस आपको कैलकुलेट करना है और सबके एंगल्स निकालने हैं, वो आपके सेंट्रल एंगल रहेंगे। 60 के लिए क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 360। तो इसका जो आपका आएगा एंगल, जो कि मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी, 108 डिग्री, 108 डिग्री आ रहा है। फिर थर्ड है 35 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 360। तो इसका एंगल कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 63 डिग्री। ठीक है, 63 डिग्री आ रहा है कैलकुलेट करके। एंड लास्ट में है 25 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 360, और इसका एंगल आ रहा है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, और ये सभी को आप प्लस करोगे ना, ये सभी को प्लस करोगे तो ऑटोमेटिकली 360 डिग्री आना ही है, क्योंकि टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब बारी है हमें, नॉर्मली क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये चार्ट दिया होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली एक वर्ड लिख के रखा है, ड्रॉ द पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम कैसे निकालते हैं, अगेन आपको बस क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, कितना भी रेडियस का, कितना भी डायमीटर का आप सर्कल ड्रॉ कर लो। आप क्या करोगे, डिवाइडर ले लोगे, कितना भी बड़ा, आपको जितना बड़ा ड्रॉ करना है, बहुत बड़ा ड्रॉ मत कर लेना, नहीं तो पूरा पेज आपका भर जाएगा। तो एकदम छोटा भी नहीं, एकदम बड़ा भी नहीं, मीडियम लेवल पे एक सर्कल ड्रॉ कर लो, और उसका सेंटर पॉइंट तो ऑटोमेटिकली आपका आ ही जाएगा। जब डिवाइडर यानी कंपास से जब ड्रॉ करोगे तो सेंटर पॉइंट तो मिलेगा। तो वो जो सेंटर पॉइंट मिलेगा ना, उधर से क्या करो, कैसे भी करके ना एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, कहीं से भी, यहां पे खींचो, यहां पे खींचो, आपकी मर्जी। तो आप यहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींचो, क्यों खींचो, ताकि आपको एक बेस मिल जाएगा। और आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, प्रोट्रैक्टर। आपका चांद होता है ना, चांद जिसमें एंगल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो वो प्रोट्रैक्टर आपके पास होना चाहिए। आप वो ले लो, और ये जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं ना, इसको ड्रॉ करते जाओ। सबसे पहला एंगल है 144, तो यहां पे आप रखोगे प्रोट्रैक्टर, और 144 डिग्री कितना आएगा, लगभग यहां पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 144 डिग्री। और ये 144 डिग्री का जो एज ग्रुप है वो कितना है, 20 to 25 ईयर्स। तो यहां पे लिख देना 20 से लेके 25 ईयर्स के जो एज ग्रुप है वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड यहां पे 108 डिग्री, अब ये उसके लिए बेस हो गया। तो आप इस तरह से, मतलब यहां पे मैं कैसे बताऊं अभी आपको, तो यहां पे आप देखोगे तो ये इस तरफ से लगभग आपका क्या बनेगा, प्रोटेक्टर आप रखोगे, और यहां से आप एंगल कैलकुलेट करोगे तो आपका लगभग 108 डिग्री समझ लो यहां तक बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, 108 डिग्री रहेगा। ठीक है, आप बना लोगे प्रोटेक्टर से 108 डिग्री का प्रोटेक्टर रखना है, और मार्किंग करना है, यहां पे मार्किंग आ जाएगा, और उसको स्ट्रेट लाइन खींच देना। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर यहां पे रखोगे तो मार्किंग यहां पे आ जाएगा 108 का, और यहां से आप स्ट्रेट लाइन इसको सेंटर से लेके ज्वाइन कर देना, तो 108 बन जाएगा। 108 का रेंज कितना है, एज ग्रुप कितना है, 25 से 30। तो यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे ऐसा 25 से लेके 30 ईयर्स आपने लिख दिया। ठीक है, छोटा छोटा आप लिख दो। ठीक है, स्पेस कम है इसके लिए ऐसा नहीं बता पा रहा हूं। 63 डिग्री ड्रॉ करना है, तो 63 के लिए यहां पे
यहाँ पे आपका ये बेस हो गया, ये लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन बेस हो गया 63 का, समझ लो यहाँ तक कुछ आ रहा होगा, यहाँ तक कुछ आ रहा होगा, मार्किंग मार्क कर लिया। तो सेंटर से लेके स्ट्रेट लाइन लेके मार्क कर दो, और ये जो एंगल बन जाएगा आपका 63 डिग्री का बन जाएगा। 63 डिग्री का क्या है, 30 से लेके 35 ईयर से लिख दो यहाँ पे, 30 से लेके 35 ईयर्स जो है वो क्या आ गया यहाँ पे 63 डिग्री पे आ गया, और लास्ट में 45 जो बचा हुआ तो ऑटोमेटिकली 45 होगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। और इसका जो एज है कितना है, 35 से लेके 40, तो लिख दो यहाँ पे 35 से लेके 40 ईयर्स जो है वो यहाँ पे आएगा। तो ये बन गया आपका एक पाई चार्ट या फिर पाई डायग्राम जिसको बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इसी प्रकार हम लोग कोई भी गिवन क्वेश्चंस का पाई डायग्राम जो है इजीली निकाल सकते हैं। बहुत इजी होता है, इसको ड्रॉ करना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी होता है। बस आपको ये टेबल सबसे पहले ड्रॉ करने आना चाहिए, जो कि बहुत ईजी है ड्रॉ करना। सेंट्रल एंगल कैलकुलेट कर लोगे, एंगल्स एक बार मिल जाएंगे, तो एक सर्कल बना लो अपने हिसाब से और हर एक के एंगल्स ड्रॉ कर लो, और जो भी उसका एज ग्रुप या फिर जो भी कंटेंट दिया रहेगा यहाँ पे वो उसमें लिख दो, बन जाएगा आपका डायग्राम, यानी कि पाई डायग्राम। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला एग्जांपल कैसे ड्रॉ करते हैं पाई डायग्राम ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखोगे अभी सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन ये सेम ही है, यानी कि आपको बस पाई डायग्राम को ड्रॉ करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया किस प्रकार होता है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये आप लोग के लिए होमवर्क है। फिफ्थ एग्जांपल में कराने जा रहा हूं, क्योंकि फिफ्थ एग्जांपल में पाई डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब पहले इस बार पाई डायग्राम दिया और पाई डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए, तो वो कैसे सॉल्व होगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, ये हमारा पांचवा एग्जांपल सीधा मैं कराने वाला हूं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल करा दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको होमवर्क दे रहा हूं, सीधा चलता हूं पांचवें एग्जांपल की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, फिर पांचवें क्वेश्चंस में कराता हूं। ओके, ये हो गया बोर्ड रफ, सीधा फिफ्थ एग्जांपल का हेडिंग डाल देते हैं, फिफ्थ एग्जांपल। अब फिफ्थ एग्जांपल में आप देखोगे दोस्तों, तो यहां पे क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि एक पाई डायग्राम है जो कि ऑलरेडी आपको देके रखा है, और उसमें पूछा है हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। तो सबसे पहले पाई डायग्राम क्या दिया है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो पाई डायग्राम किस प्रकार है वो यहां पे मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पाई डायग्राम बनाता हूं। ओके, तो यहां पे लेट्स सपोज आई एम ड्राइंग फर्स्ट पाई डायग्राम। पाई डायग्राम किस प्रकार दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, ये इस तरह से एक आपको पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये पाई चार्ट दिया हुआ है, और इसमें जो पाई डायग्राम है वो मैं आपको सबसे पहले बनाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट, और ये आपको पहले से दिया हुआ है। ठीक है ना, ये मैं क्यों बना रहा हूं, अपने लिए बना रहा हूं, लेकिन आपके बुक में ये दिया हुआ है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको देखोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का सीधा एक दिया हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री दिया है प्रोडक्शन का। ठीक है, उसके बाद देखोगे यहां से लेके यहां तक है 72 डिग्री, 72 डिग्री जो दिया है वो दिया हुआ है होटल्स का। ठीक है, होटल्स का दिया हुआ है 72 डिग्री। ठीक है, चलो ठीक है, फिर वापस से 72 डिग्री दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, इतना दिया हुआ है, फिर से 72 डिग्री, 72 डिग्री कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखोगे उसके बाद 48 डिग्री जो है समझ लो ये फूड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 48 डिग्री, 48 डिग्री जो है फूड का दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहां पे छोटे छोटे 3 है, एक है 24 एग्रीकल्चर का। ठीक है ना, एक ये 2 3 हिस्से हैं, तो ये आपका समझ लो 24 है एग्रीकल्चर का। यहां पे इधर लिख के दिखाता हूं मैं, एग्रीकल्चर का दिया हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 18 डिग्री, करेक्ट है, 18 डिग्री इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है। ये बचा हुआ जो है ये 18 डिग्री है, ये है इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे लिखता हूं मैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, और ये जो हिस्सा है वो कितना डिग्री है, वो डिग्री दिया हुआ है 36 डिग्री, जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, कितना दिया हुआ है 36 डिग्री एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो ये है 36 डिग्री, और इसका नाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे लिखता हूं मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो ये मैंने बना लिया दोस्तों डायग्राम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा। ये मेरे लिए बनाया दोस्तों, आपको चिंता नहीं करना, क्योंकि मेन तो हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और आपके पास अपने बुक में है पाई चार्ट, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन दिया हुआ था, और इसी के हेल्प से ये जो पाई चार्ट आपको दिख रहा है, थोड़ा जो भी दिख रहा है आपके बुक में भी दिख रहा होगा, तो इसको ही देख के हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है हमें वो है इफ द टोटल वर्कर इज 10,000, यानी उसमें बोला है हम लोग को कि पहला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर, तो अगर हमें पूछा है कि अगर टोटल वर्कर 10,000 है तो हाउ मेनी देम्स आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब 10,000 में से कंस्ट्रक्शन का जो फील्ड है, देखो कंस्ट्रक्शन किधर है, ये देखो ये कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कितने वर्कर काम कर रहे हैं वो हमें निकालने बोला है। तो बहुत सिंपल है निकालना। सबसे पहले एक चीज हमें पता है, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल का जो फॉर्मूला होता है थीटा का, वो क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ स्कोर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर। ठीक है ना, टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 360 होता है। तो यही केस में क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल फॉर
किसके लिए है? कंस्ट्रक्शन के लिए। तो फॉर कंस्ट्रक्शन सेंट्रल एंगल हमें दिया हुआ है ना, तो फॉर कंस्ट्रक्शन थीटा जो है दिया हुआ है हमें, कंस्ट्रक्शन का एंगल दिया हुआ है 72 डिग्री, यानी कि थीटा 72 डिग्री मुझे पता है, तो डाल देते हैं उसमें। तो 72 डिग्री इज इक्वल टू, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू है ना, तो 72 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर्स, नंबर ऑफ स्कोर्स यहां पे निकालना है, यानी नंबर ऑफ, इस बार क्या है, नंबर ऑफ स्कोर के जगह पे क्या लिखना है हमें? नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स यहां पे मुझे निकालना है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मुझे दिया हुआ है ना, पूछा है इसमें 10,000 लोग काम कर रहे हैं टोटल में, तो यहां पे बोला है 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 360। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएगा। तो ये 72,000, 10,000 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 72 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज 0000, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इधर ही रहेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स इधर ही रहेंगे, और ये 360 भी नीचे आ जाएगा, यानी 360 डिवाइड हो जाएगा। तो 1 0 कैंसल, 36 2 72, और ये 3 0 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स यहां पे जो आपने निकाला वो कितना आ रहा है? 2000। बहुत सिंपल है निकालना, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितना इजीली हमने निकाल लिया। बस आपको थीटा जो है यहां पे दिया हुआ था, आपने फॉर्मूला लगा दिया सेंट्रल एंगल का, जो कि एक ही फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपने लगा दिया। एक फॉर्मूला जब लगा लिया तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिए हुए थे 10,000, नंबर ऑफ वर्कर्स आपको निकालने बोला था, तो आपने निकाल लिया सॉल्व करने के बाद, जो कि आ रहे हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में टोटल 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, पूरे में 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन फील्ड में 72 डिग्री के हिसाब से 2,000 लोग काम कर रहे हैं, मतलब टोटल 10,000 में से 2,000 लोग सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही काम कर रहे हैं। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला सैंपल क्वेश्चन दिया था उसका पहला आंसर। समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, सेकंड सब क्वेश्चन, इसी के अंदर का दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तो इसको मैं मिटा देता हूं सबसे पहले, इसको मिटाने की जरूरत नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये सेकंड डाल देते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, इसको मिटाने की जरूरत नहीं, ये सेम रहने वाला है, ठीक है, खाली इतना यहां से मिटाते हैं, ठीक है, यहां से मिटा देते हैं, फिर आगे का जो पार्ट है वो कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड चीज में क्वेश्चन ये पूछा, आप देखोगे, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। हमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं वो पता लगाना है। तो सबसे पहले ढूंढो एडमिनिस्ट्रेशन किधर है, एडमिनिस्ट्रेशन किधर है, देखो ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये वाला 36 डिग्री वाला, यानी कि फॉर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन में यहां पे जो थीटा है, जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है? 36 है, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना है? 36 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री है, तो सेंट्रल एंगल के जगह पे हम लोग लिखेंगे 36 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स हमें निकालने बोला है, तो यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमें पता है, जो कि है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 360। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अगेन 10,000 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ठीक है, 10,000 ज्यादा हो गया क्या? 10,000 हो गया, डिवाइड बाय 360 नीचे आ जाएगा, करेक्ट है, 360 क्या हो गया? 36 है ना यहाँ पे, सॉरी, 36 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइड बाय 360 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 कैंसल, 36 भी कैंसल, कितना बचा? 1,000। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स जो रहेंगे वो कितने हैं? 1,000। यानी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, आप लिख भी देना, इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कितने वर्कर काम कर रहे हैं, यहां पे कितने वर्कर काम कर रहे हैं? 1,000 वर्कर, 10,000 में से, टोटल 10,000 में से 1,000 वर्कर एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे आखिरी एग्जाम्पल, यानी कि तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का ही चल रहा है अभी, पर इसमें तीसरा क्वेश्चन, थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा है वो हम लोग सॉल्व करते हैं, एंड उसी के साथ फिर आज का लेक्चर भी समाप्त करेंगे। ओके, तो ये हमारा हेडिंग चेंज, ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या पूछा है आप देखोगे, तो क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने परसेंट वर्कर काम कर रहे हैं, किधर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? देखो, ये देखो, ये रहा प्रोडक्शन, 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि प्रोडक्शन में आप देखोगे फॉर प्रोडक्शन थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर परसेंटेज ऑफ वर्कर मुझे निकालना है तो पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कितने वर्कर काम कर रहे हैं। तो सेम वही, पहले वर्कर कितने काम कर रहे हैं वो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पे, दैट इज 90 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। तो 90 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं यहां पे हम लोग को पता नहीं, वो निकालना है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 360 कर लो, तो आपको मिल जाएगा यहां पे, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 10,000
10,000, एक जीरो ज़्यादा हो गया, 10,000 डिवाइड बाय 360, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे एक जीरो कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा 36, ये 90 है ना, 90,000 डिवाइड बाय 36, तो आपका नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे जो आ रहे हैं ना वो 2500 आ रहे हैं, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वो 2500 है। लेकिन दोस्तों ये हमें नहीं निकालना था, ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स अभी अभी मैंने निकाला, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 2500, 2500 लोग ये जो डिपार्टमेंट है इसमें काम करते हैं। लेकिन हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ वर्कर। तो परसेंटेज ऑफ वर्कर कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ वर्कर इज इक्वल टू, कैसे आएगा? टोटल कितने नंबर ऑफ वर्कर काम कर रहे हैं? यहाँ पे 2500 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, 2500 वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन टोटल कितने वर्कर है? 10,000। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है, दो जीरो कैंसिल, कितना बचा? 2500 डिवाइड बाय 100, यानी एक जीरो कैंसिल, एक जीरो, यानी कि कितना आ जाएगा? 25%। यानी कि अगर मुझे परसेंटेज ऑफ वर्कर निकालना था तो वो कितना आ रहा है? 25% आ रहा है। यानी कि 25% लोग, टोटल वर्कर में से 25% वर्कर जो है वो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बस आज का लेक्चर फिर यहीं पे मैं समाप्त करता हूं दोस्तों, क्योंकि जो बचे हुए एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल है ऐसे टाइप का जिसमें आपको पाए डायग्राम दिया हुआ है और उसी की हेल्प से आपको क्वेश्चन निकालना है, आंसर निकालना है। तो जरूर से मैं आपको ये होमवर्क दूंगा और आप लोग, उम्मीद से करता हूं कि आप सॉल्व कर पाओगे। तो जो भी एग्जांपल्स मैंने आज दे दिए हैं ये आप लोग को होमवर्क करना है, रिमेनिंग एग्जांपल, और इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है 6.6 ये मैं डिक्लेयर करता हूं कि खत्म होता है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स, ये भी होता है खत्म। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा जो सब्जेक्ट है ये भी होता है खत्म। ठीक है दोस्तों, तो आज के बाद मैथ्स का, अलजेब्रा का लेक्चर वीडियो नहीं आएंगे। कोशिश करेंगे कि बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एंड इंपॉर्टेंट लाइक कुछ फ्रेम करके क्वेश्चन बैंक टाइप ऐसा बना के आप लोगों को बीच बीच में वीडियोस डालते रहे। लेकिन ये हमारा आखिरी लेक्चर था 10th के अलजेब्रा के लिए। तो आगे जो भी लेक्चर्स आएंगे सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री के ऊपर जाएंगे, यानी मैथ्स पार्ट 2 के ऊपर जाएंगे, एंड उसमें जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हैं उसको कंप्लीट कराएंगे, एंड फिर बाकी के जो भी साइंस वगैरह है उसको भी कंप्लीट करा देंगे, ताकि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस रहेगा 10th का कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अपने बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में नए चैप्टर के साथ पार्ट 2 में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर दो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।